तो हम आईएमएफ के फंक्शंस के बारे में बात कर रहे थे, और हमने कहा था कि इसमें तीन मेन फंक्शन हैं: सर्विलेंस, टेक्निकल असिस्टेंस और लैंडिंग। अच्छा, सर्विलेंस और टेक्निकल असिस्टेंस जो है ना, ये तो आप कह लें कि एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। जैसे मैंने बताया कि आप पहले मॉनिटर करते हैं कि उस इकोनॉमी में क्या हो रहा है, क्या चीज़ ठीक है, क्या गलत है, किसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, और उसके बाद आप टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं उस इकोनॉमी को, ताकि वो इकोनॉमी प्रॉस्पेरिटी की तरफ जाए। ठीक है, वो ग्रो करे, क्योंकि वो तमाम इकोनॉमीज जो कि ग्रो नहीं कर रही, वो ग्रो करेंगी तो ही वर्ल्ड वर्ल्ड की इकोनॉमी ग्रो करेगी। तो इनका मकसद तो यही है ना, ग्लोबल ग्रोथ, ग्लोबल डेवलपमेंट। अच्छा, तो ये दोनों तो इस तरफ जाते हैं, और जो लास्ट है ना, लैंडिंग वाला, ये है कि अगर कंट्रीज को फाइनेंशियल असिस्टेंस की जरूरत है, वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम, फाइनेंशियल क्राइसिस आया हुआ है, तो उसको भी ये सपोर्ट करते हैं, उस इशू को भी रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो तीसरा जो है, यानी कि सर्वेलेंस और टेक्निकल असिस्टेंस तो इंटर रिलेटेड है आपस में, और वो इकोनॉमिक ग्रोथ की तरफ, स्टेबिलिटी और प्रॉस्पेरिटी की तरफ लेकर जाते हैं। और जो लैंडिंग है वो आपकी फाइनेंशियल असिस्टेंस करती है, क्योंकि कई कंट्रीज हैं वो सर्वेलेंस और टेक्निकल असिस्टेंस के बावजूद भी इकोनॉमी को ग्रो नहीं कर पाते, क्योंकि उनके पास रिसोर्सेज नहीं होते, फंड्स नहीं होते। अच्छा जी, आदत से आप कह रहे हैं सर, एक सवाल है, आईएमएफ के पास इतने सारे पैसे कहाँ से आते हैं? वेरी गुड, अच्छा सवाल आपने किया। वैसे मैंने ये बताया था लास्ट क्लास में कि इसको जो मेंबर कंट्रीज हैं वो फंड करते हैं, और आईएमएफ को जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है, जो फंड करता है आईएमएफ को, वो है यूएस। और उसमें और भी हैं, जर्मनी है, जापान है, चाइना है, ये बड़े बड़े कंट्रीब्यूटर हैं, और भी, और 189 मेंबर्स आईएमएफ थोड़ी बने हुए हैं। तो वो कंट्रीब्यूट करते हैं इसमें, और वो कई, जैसे चाइना, मैंने बताया कि ये पहले जो है ना, वो एड लेता था, हेल्प लेता था, अब मेजर, वन ऑफ द मेजर कंट्रीब्यूटर बन गया, ये मैंने लास्ट क्लास में बताया था। तो इसलिए कंट्रीज नहीं देने हैं, उन्होंने खुद से कहा काम थोड़ी करना है। अच्छा, कहाँ थे? हाँ जी, वो ये बात हो गई हमारी। अच्छा, तो फिर सर मुल्क से डायरेक्ट लोन नहीं ले सकते? मुल्क से बिल्कुल ले सकते हैं, लेकिन अगर मुल्क से डायरेक्ट लोन लोन लेंगे तो वो आईएमएफ के अंडर थोड़ी आएगा। आईएमएफ तो एक अलग अदारा है ना। अगर आपने उससे लोन लेना है तो उसकी कंडीशन डिफरेंट होंगी। हम तो लेते ही हैं। हम कब नहीं लेते? हम सऊदी अरब से भी लोन लेते हैं, बल्कि हम सऊदी अरब से तो ये कहते हैं, ये तेल दे दो, पैसे बाद में देंगे। यूएई से भी लोन लेते हैं। क्या हो गया, वहाँ हम यही कहते हैं कि हमारे मिडिल ईस्ट कंट्रीज हमारे दोस्त हैं, जिन पे आजकल गोलाबारी हो रही है। बिल्कुल लेते हैं। अच्छा, आगे हम, अच्छा, इस तरह वर्ल्ड बैंक है, वर्ल्ड बैंक भी मोरलेस वही काम कर रहा होता है, लेकिन इसके फंक्शन हम फिर भी अलग अलग देख लेते हैं कि इसके दो गोल्स इसने 2030 तक के रखे हुए हैं। क्या? एक तो एक्सट्रीम पॉवर्टी को खत्म करना है। एक्सट्रीम पॉवर्टी होती है जिसमें लोग, आपको बताया भी था कि माल नरिश्ड है, जिस तरह अफ्रीका में नजर आता है, आपकी गजाइयत ही नहीं है पूरी, तो बच्चे भूख से मर रहे हैं, या उनमें डेफिशिएंसीज पैदा हो रही है। तो उससे वो कहते हैं, वो लोग जो पहले तो होता था, अब वैसे $2 के राउंड हो गया हुआ है, अब 1.90 या 2, आप एक ही बात कर लें, राउंड ऑफ करेंगे तो ये बनेगा कि जो $2 अ डे से कम कमा रहे हैं, वो उस मिजरेबल पॉवर्टी या एक्सट्रीम पॉवर्टी में आते हैं। और एक्सट्रीम पॉवर्टी को आसान लफ्जों में बोला जाता है, व्हेन पीपल, दोज पीपल हु आर लिविंग बिलो द लाइन ऑफ पॉवर्टी। इसका मतलब है उनको एक वक्त का खाना मिल रहा है, दूसरे का कोई पता नहीं मिलना है कि नहीं मिलना। तो वो उसको, उनका एक मकसद है कि इसको 2030 तक जो है ना, जितना कम करें परसेंटेज को, उतना ही बेहतर है। अच्छा, फिर आपने प्रॉस्पेरिटी शेयर्ड हो, मतलब ये नहीं कि कुछ गिने चुने कंट्रीज हैं जो डेवलप्ड हैं, वो बस प्रॉस्परस हैं, वहाँ लोग हायर लिविंग स्टैंडर्ड एंजॉय कर रहे हैं, बाकी नहीं कर रहे। तो आप चाह रहे हैं कि बाकी लोग भी जो है ना, वो एक्सपीरियंस करें, अगर उस लेवल का नहीं तो कम से कम उसमें इजाफा तो हो। तो अब जैसे, टू प्रमोट शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी बाय इनकरेजिंग इनकम ग्रोथ ऑफ द बॉटम 40% ऑफ फॉर एवरी। तो वो जो आपके होता है, प्रॉब्लम ये है कि ज्यादातर लोग हर मुल्क में गरीब ही होते हैं, गरीब या जिनकी इनकम लो होती है, ये मैं आपको बता दूं। तो जब आप नीचे वाले लोगों को अगर आप बेहतर करते हैं ना, तो ओवरऑल इकोनॉमी ग्रो करती है, क्योंकि मेजोरिटी जो है वो लो इनकम ग्रुप की ही होती है। जैसे पाकिस्तान में तो खैर इंतहा हुई हुई। तो आप लोग जो हैं सारे, वो 1% ऑफ द पॉपुलेशन में आते हैं जिनके पास अपनी गाड़ी है, घर है, खाने पीने का सामान आपके पास सारा है, रहने के लिए जगह भी है। तो ये 1% है पॉपुलेशन का अंदाजा करो। अब आपको सर, हम कौन सा बिल गेट्स की औलाद हैं, लेकिन फिर भी 1% से अंदाजा कर लो कि हमारे यहाँ कितनी जो है वो पॉवर्टी है। अच्छा, तो ये नॉर्मली सपोर्ट इसलिए करते हैं मिडिल इनकम कंट्रीज को और जो लो इनकम कंट्रीज को, क्योंकि वहां पर आपको ऐसे लोग ज्यादा नजर आते हैं।
तो वहाँ पर आप ये इन्वेस्टमेंट के लिए कर्जे भी देते हैं, जो वर्ल्ड बैंक है, और अभी इसके डिफरेंट जो डिपार्टमेंट्स हैं उनकी बात भी अभी करते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने के लिए भी देते हैं, हेल्थ फैसिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए भी देते हैं, अपनी टेक्निकल असिस्टेंस भी दे सकती हैं, अपने लोग वहाँ भेजते हैं ताकि वहाँ डॉक्टर्स को ट्रेन करें, उनको बताएं, गाइड करें नर्सिंग में, मेडिकल फील्ड के अंदर। और ओवरऑल आपने अगर इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करना है तो कैसे किया जा सकता है, उसके बारे में भी आप ये हेल्प देते हैं असल में। अच्छा, खैर हमने चाइना से बड़ी हेल्प ली, हम चाइना को दोस्त मानते हैं। खैर चाइना तो है, उसके अपने जो है ना वो बिजनेस इंटरेस्ट हैं पाकिस्तान में, इसीलिए हमें नजर आ रहा है। इस तरह मैंने पहले बताया भी था कि चाइना क्यों ईरान को सपोर्ट कर रहा है भाई। चाइना को भाई है ईरान का, बाकी मुस्लिम कंट्री तो नहीं कर रहे भाई। चाइना को तेल इतना जाता है ईरान से, तो इसलिए जो है वो चाइना ने तो सपोर्ट करना ही करना है। पाकिस्तान में भी चाइना के बहुत इंटरेस्ट हैं। आप देखो ना, अब सारी कंपनी चाइनीज की आई पड़ी है यहाँ पर, काम कर रही है यहाँ पर ही। तो वो इसलिए वो अपने इंटरेस्ट को ही देखते हैं हर मुल्क। तो चाइना से हमें काफ़ी वैसे टेक्नोलॉजिकल हेल्प भी मिली है, इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने के लिए भी जो है ना वो हेल्प। ये देखो ऑरेंज लाइन वगैरह जो है ये चाइना से मंगवाई है, और कहाँ से मंगवाई है। अच्छा, तो तो पाकिस्तान के ईरान से क्या इंटरेस्ट है अदर देन मुस्लिम कंट्री? हाँ, अब मैं बताता हूँ अभी। अच्छा, एक तो ये कि यार एक और चीज़, आपके जो डैम बनते हैं, कभी आपने देखा हो ना नॉर्दर्न एरियाज में, अगर आप जाएं कभी और आप वहाँ देखें डैम बन रहे हैं कहीं पर, तो वहाँ आपको चाइनीज ही नजर आएंगे। बाकायदा उनकी रेजिडेंस टेम्पररी बनाई गई है, जहाँ पर चाइनीज इंजीनियर्स वगैरह सारे रहते हैं। यानी कि इतना बड़ा जो प्रोजेक्ट है, चाइना में तो बेतहाशा डैम है, आपकी सोच है। तो वो वहीं पर है, और चाइनीज इंजीनियर्स वो हायर किए हुए हैं जो काम कर रहे हैं वहां पर और डैम्स बना रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी सिस्टम्स है। अच्छा, अब आपकी तरफ आ जाते हैं। आपने कहा ईरान। यार ईरान जो है ना, पहले तो ये कि ईरान में कौन लोग रहते हैं, ज्यादातर रहते हैं अहले तशी, आपको पता है। और वो थोड़े जो है ना, मतलब इस लिहाज से देखे तो चले, ये कि डटे तो हुए हैं अपनी जगह पे कि जी हमने ये करना है, वो आपको नजर भी आता है वैसे भी। आप उसको जैसे भी ले लें, कोई अहले तशय्युई है कि नहीं, कि वो सही है या गलत है, इस पर ये डिबेटेबल बात हो सकती है, लेकिन वो निडर तो होते हैं, मतलब बहादुर तो लोग होते हैं, वो नजर हमें आता है। अच्छा, अब ईरान जो है, ईरान भी तो भाई तेल देता है ना दुनिया को। हम वैसे तेल लेते हैं सऊदी अरब से ही, ठीक है, मेजोरिटी। अच्छा, ये सर एक सवाल है, आईएमएफ के पास इतने सारे, अच्छा ये तो पुराना हो गया, नया सवाल क्या है जी? कोई सवाल नहीं है। अच्छा नहीं, पुराना होगा सवाल। अच्छा, तो ईरान, आप देख लो, आप खाली ईरान को क्यों ले रहे हो, बाकी भी कंट्रीज को आप ले लो, तो उनकी बात भी करें अगर हम, तो आपके पाकिस्तान जो है वो अब ईरान, हम ईरान कितने लोग जाते हैं, हमें को प्रॉब्लम नहीं, किसी भी अहले तशय्युई जो यहाँ रहता है उसको प्रॉब्लम नहीं होती वीज़ा लेने में, ईरान का बहुत आसानी से मिल जाता है। और ईरान के और पाकिस्तान के बहुत अच्छे रिलेशन हैं, पहले भी है थे, और वो होने भी चाहिए क्योंकि वो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री है। ईरान को बहुत डेवलप कंट्री तो नहीं है, सऊदी अरब तो बहुत बेहतर है उससे, लेकिन उसके बावजूद भी आपके इंटरेस्ट पाकिस्तान के हैं। चले वो मुस्लिम कंट्री है अपनी जगह, लेकिन ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री है ना भाई। तो इसीलिए पाकिस्तान को तो हमेशा ही जरूरत रहती है, पाकिस्तान का तो कुछ भी नहीं है। तो मिडिल ईस्ट कंट्री से ये अमेरिका ने क्यों दोस्ती की है, आप ये बताओ। हम ईरान की बात करें, अमेरिका ने मिडिल ईस्ट कंट्री से क्यों दोस्ती की? इसीलिए कि भाई उनका ऑयल है, ऑयल तो अमेरिका के पास भी है, लेकिन वो कहते हैं भाई ये इनको हम यहाँ इन्वेस्ट भी कर सकते हैं, और हम भी यहाँ से बेनिफिट हासिल कर सकते हैं क्योंकि ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री है। और वजह क्या है, ईरान चूंकि वो उनकी बात, टर्म्स एंड कंडीशन नहीं मान रहा था, और हमेशा से रिटेलिएट ही किया उसने, तो वो उसके फिर खिलाफ हो गए, वरना उसके भी खिलाफ होना बनता नहीं था। आज वो कह दें कि हमने नहीं एटम बम बनाना, तो अमेरिका को कोई प्रॉब्लम नहीं, उनको ये कि हमारे सामने एक हमारे बराबर कोई खड़ा ना हो, असल में ना मसला ये है सारा। तो वहां पे ह्यूमैनिटेरियन कंसिडरेशन सब खत्म हो जाती है ना, जीरो हो जाती है। तो इसलिए ईरान का हमारे से कोई, अफगानिस्तान से भी बहुत बुरा कोई भी नहीं था, कभी भी नहीं था। वो तो जब टेररिज्म आया और उसके बाद जो हालात हुए, जब अफगानियों को हमने यहाँ से भगाया कि भाई आप यहाँ के शहरी नहीं है, तो आप बगैर आईडी कार्ड के आप यहाँ रह रहे हैं, आप वापस जाएं, तो उस पर वो आउट हो गए। जबकि देखा जाए तो भाई उनको तो हमने तो पनाह दी हुई थी उनको, बगैर किसी वो लीगल डॉक्यूमेंट के। तो अब आपको वापस जाने को कह रहे हैं इतने सालों बाद, तो आप आगे से रिटेलिएट कर रहे हैं। आपको तो एहसानमंद होना चाहिए कि आपको रखा इतनी देर, आपको टाइम पीरियड भी दिया कि वापस चले जाएं। तो बहरहाल, तो अब ये कि और ईरान के साथ कभी भी सफारती ताल्लुकात पाकिस्तान के बुरे हुए नहीं। हर कंट्री के साथ आपको सफारती ताल्लुकात रखने होते हैं ना, ताकि आपको कल को कोई ज़रूरत पड़ती है तो आप कोई ऑल्टरनेटिव वे जो है ना वो आपके पास मौजूद हो। अभी तो ले रहे हैं सऊदी अरब से, कल को नहीं मिलता या कोई इशू हो जाते हैं तो फिर ईरान से ही लेंगे ना फिर।
ईरान से फिर ये गैस का भी कोई पाइपलाइन का मंसूबा हुआ था, बहरहाल वो हमारी हुकूमत ने कुछ चलने नहीं दिया, पता नहीं क्या मसला हुआ, लेकिन ये पाइपलाइन गैस जो थी उसका मंसूबा ईरान के साथ हुआ था पाकिस्तान का। तो ये नहीं है कि पीछे आगे पीछे एग्रीमेंट नहीं होते रहे। जब भी आप दो कंट्री के दरमियान को मुआहदे होते हैं ना, तो उनके तो इंटरेस्ट होते हैं, तो मुआहदे होते हैं ना भाई, उसके बगैर तो नहीं हो सकते। चाइना का भी यही सीन है। अच्छा, अब वर्ल्ड बैंक में अगर हम देखें तो वर्ल्ड बैंक के अंदर हमारे पास जो इदारे हैं, जो पांच काम करते हैं वर्ल्ड बैंक, एक है इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, नाम से नजर आ रहा है। आईबीआरडी क्या करता है? इसका काम है मिडिल इनकम और लो इनकम कंट्रीज को रिस्ट्रक्चर करना। ठीक है, इस तरह के वहाँ इकोनॉमिक ग्रोथ आसानी से हो सके उनकी प्रॉस्पेरिटी के लिए। अच्छा, फिर इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, ये ओवरऑल ये भी ऑलमोस्ट मोरलेस यही काम कर रही होती है कि कंट्रीज को किस तरह से डेवलप करना है, वो चाहे फाइनेंशियल सिस्टम्स हो या टेक्निकल सिस्टम्स हो। फिर इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन की, आपको पता है नाम से नजर आ रहा है, फाइनेंस, फाइनेंशियल हेल्प। अब असिस्टेंस आप वैसे नहीं दे रहे टेक्निकल, जिस तरह आईएमएफ भी करता है, फाइनेंस की शक्ल में दे रहे हैं, वो जो देते ही हैं आपको पता है। हम मेनली तो ऑलमोस्ट वही किस्म, इसी किस्म की लेते हैं। आपको पता है जब टीम आती है, अब हम तो खैर आईएमएफ से ही ले रहे होते हैं, टीम आती है तो वो पहले तो क्या वो अब सर्विलेंस तो कर रहे होते हैं, वो आपको कुछ सिफारिशात देते हैं, क्या कुछ चीजें बताते हैं कि आप ये करें, इससे बेहतरी आएगी। ठीक है, लेकिन कुछ जगहों पर ये भी है कि जब आप पिछला लोन ही वापस नहीं करते तो फिर वो थोड़ी सख्त कंडीशन लगा देते हैं कि भाई आप फिर ये काम करें। वो पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं होता, जैसे मैंने आपको बताया था, लेकिन क्या करें फिर, उन्होंने कहते हैं पैसे वापस भी तो लेने। हमारे यहाँ जब पैसे का यूज ही नहीं हो रहा सही, कि लोन ले रहे हैं और उस पर कोई काम ऐसा हो ही नहीं रहा जिससे हम कहें कि जी आगे जाके हम ये लोन आसानी से वापस कर देंगे, वो डालते लोगों पे ही है फिर, आम आवाम पे। मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, ये भी कि अगर एक से ज़्यादा कंट्रीज आपस में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो वहाँ पर भी ये इदारे हेल्प करते हैं। ठीक है, ये इंटरमीडिएट के तौर पे भी काम कर सकते हैं, आपको पर्सनली भी असिस्ट कर सकते हैं कि आपको कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट की जा सकती है जहाँ आपका प्रोडक्ट ज़्यादा डिमांड में है। तो ये भी ये इदारा है। इसी तरह इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स, ये भी कि अगर वही इन्वेस्टमेंट अगर आप कर रहे हैं और उनमें कोई इश्यूज आ गए हैं, कोई कंडीशन क्लैश कर रही हैं, तो वहाँ पर भी इसको रिजॉल्व करने में हेल्प करते हैं ताकि इन्वेस्टमेंट होती रहे और प्रॉस्पेरिटी बढ़े। अच्छा, और आपको जैसे बताया, ये आईबीआरडी और आईडीए जो पहले दोनों है ना, ये दोनों, इन दोनों का तो काम यही है ना कि गरीब से गरीब कंट्रीज को टारगेट करना और उनको डेवलप करना। नाम से ही नजर आ रहा है कि रिकंस्ट्रक्शन करनी है और डेवलपमेंट करनी है आपने। और आईएफसी का काम है कि आपको ग्रांट्स दे, ताकि अगर फाइनेंशियल इशू की वजह से आपके पास रिसोर्सेज हैं लेकिन आप इस्तेमाल नहीं कर पा रहे, आपके पास स्किल भी है, एक्सपर्टीज हैं, फंड्स नहीं है, तो फिर आपको ये इंटरनेशनल आईएफसी जो है ये काम करेगा। अच्छा, अब लोन्स अगर जब देते हैं तो कौन कौन सा एरिया कवर करते हैं? आप किसके तहत लोन लेते हैं? हेल्थ एंड एजुकेशन एक ये, एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट इसके लिए भी लेते हैं, और एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए भी। इंफ्रास्ट्रक्चर ये आसान है ना, और गवर्नेंस, यानी कि गवर्नमेंट ने एंटी करप्शन, ये आपको पता ही है कि करप्शन को कम से कम करें, जितनी जहां तक हो सके। बहरहाल वो तो टॉप पे ही जब करप्ट लोग होंगे तो फिर ठीक कैसे होगा ये। बहरहाल ये चीजें आपको समझ आती हैं कि ये पांचों की पांचों चीजें, अगर इस पे लोन दिया जाता है और ये अगर लोन मिलेगा और इस पे सही मानों में खर्च किया जाएगा, तो मुल्क तरक्की करेगा ही करेगा, डेफिनेट है ये, चाहे टाइम लग जाए। भाई हेल्थ एंड एजुकेशन में खर्च करें तो लोग प्रोडक्टिव हो गए ना, काम करेंगे। रूरल डेवलपमेंट आपको तो प्राइम आपका है यही कहते हैं, पाकिस्तान इज रूरल कंट्री, एग्री बेस्ड, तो वो आपका ग्रो करेगा, आप ज्यादा एक्सपोर्ट कर पाएंगे। एनवायरमेंटल आपको पता है, ये तो रौला हमारा है ही। इसकी वजह से तो हम इदारे बंद कर देते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर ये बहुत बड़ा इशू है, और ख़ास तौर पर मैंने जैसे बताया कि पाकिस्तान में, लाहौर में तो हमें हर जगह नेटवर्क नज़र आता है ना। आप छोटे शहरों में जाओ, अगर नारोवाल वगैरह ये साइड हो तो आपको नज़र आए कि भाई वहाँ तो बुरा हाल है। चिन्योट चले जाओ आप, या नॉर्दर्न एरियाज में चले जाएं, वहाँ पर भी रोड्स का कहाँ सिस्टम है, नहीं है। और गवर्नेंस सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पाकिस्तान में दो चीज़ें हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान तरक्की नहीं करता। एक जहालत, दूसरा करप्शन, तीसरी कोई चीज़ नहीं है। ये दोनों चीज़ें जहालत हो वो कुछ नहीं होता। ठीक है, तो आप बीमार हैं, आपको शुगर हो गई, आप मिठाई खा रहे हैं, ओ जी अल्लाह, अल्लाह बेहतर करेगा। ठीक है जी, तो फिर अल्लाह बेहतर क्या करेगा? अल्लाह का कानून आपके साथ इंसाफ करेगा, जो वो हर एक के साथ करता है। और करप्शन, हर बंदा जिसको जितना करप्शन कर सकता है वो कर रहा है। बड़ा बंदा बड़े लेवल पे कर रहा है, छोटा बंदा छोटे लेवल पे कर रहा है। अच्छा, अब फिर आप करते हैं करप्शन?
यार ये मैं अपने मुंह से क्या बताऊं। मेरी तो यही कोशिश है कि मैं करप्शन ना करूं। ठीक है। तो और कभी मुश्किल में भी अगर करप्शन की कोई काम पड़ गया है तो मैंने तो कभी किसी को पैसा नहीं दिया आज तक कि मैं पैसे दे के कोई काम करवा लूं। कभी भी नहीं, काम ना हो मेरा। लेकिन ये काम आप सीखा है, जब आपने कोई चीज़ अगर आप पढ़ते हैं अपने रिलीजन को, तो फिर आपने खाली पढ़ना थोड़ी, अमल भी करना है ना। नहीं अमल कर रहे तो फिर क्या। बहरहाल मैं भी कोशिश कर रहा हूँ एक अच्छा इंसान बनने की। मुसलमान नहीं बनना, इंसान अच्छा बनना है अपने। वो आगे तो अगला स्टेप बाद में खुद ही आ जाता है। लेकिन अगर आप अच्छे इंसान ही नहीं है तो मुसलमान तो छोड़ ही दो ना, वो आपने क्या करना है, वो बन ही नहीं सकते आप कभी भी। अच्छा। तो सर कभी आपने ट्रैफिक वार्डन वगैरह को रिश्वत नहीं दी? मैंने वैसे मैंने कभी भी नहीं दी, लेकिन एक दफ़ा ट्रैफिक वार्डन ने मुझे ये कहा था, एक दफ़ा की बात होगी, कि उसने कहा कि जी आप मैंने वो सील बेल्ट नहीं पहनी थी, उसने कहा चालान होगा। मैंने कहा अच्छा जी। कहते चले तो मुझे दे दे, मैं जमा करवा दूंगा। तो फिर मैंने उसको दे दिए पैसे। और वो मेरे ख्याल है रिश्वत ही थी। लेकिन ये कि पैसे तो मैं उसको दे ही रहा था। और ये कि अब तो आसान हो गया, क्योंकि आपको फौरी तौर पे जमा करवाना है, मैं तो अब चालान होता है जाके ऑनलाइन जमा करवा देता हूँ। तो वो उसने तो ले लिए मेरे से ये कह के, लेकिन मुझे लगता है कि वो रिश्वत ही थी। और लेकिन मैंने रिश्वत करके दी नहीं थी वैसे। लेकिन बहरहाल वो एक कयन था मेरे जहन में है, तो मैं अब ज़्यादा अलर्ट हूँ इसलिए। अच्छा। तो तो सर अगर कोई जलील कर रहा हो आपको रिश्वत के लिए, नहीं नहीं ऐसी जैसे पुलिस स्टेशन जाओ तो एफआईआर ही नहीं लॉन्च करते वो कहते हैं रिश्वत दो पहले फिर एफआईआर लिखेंगे हम। नहीं नहीं यार, ऐसे कोई नहीं होता। हाँ हाँ, हम मैं तो आपको बता रहा हूँ ना, ये आपकी अपना कंफर्ट जोन में रहने की बात है। आप एफर्ट करेंगे और वो ना काम करें, तो आप कहते हैं हम कंफर्ट में रहें, और फिर हम तो फिर रिश्वत देंगे आप। अपनी कंफर्ट जोन से बाहर बाहर निकलेंगे तो आपको रिश्वत नहीं देनी पड़ेगी। और जब रिश्वत देने वाले मिलेगा मिलेगा नहीं ना, तो लेने वाला भी नहीं मिलेगा। ये बहाने हैं आपके इस तरह से। बहरहाल ये मैंने एक्सपीरियंस किया हुआ है। हमने मीटर लगवाया था, बताया आपको, मैंने कोई रिश्वत नहीं दी। वो एक बंदा वो वार्डन ने जेल में डाल दिया था, एफआईआर काट दी थी, कोई रिश्वत नहीं दी। पूरी रात लग गई थी, रिश्वत नहीं दी। मैंने मुंह पे कहा था मैंने रिश्वत नहीं देनी। तो इसलिए बहरहाल, तो आप ये जब आप कंफर्ट जोन से निकलेंगे तो ही वो जी क्या करें, रिश्वत देनी पड़ती। ठीक है, फिर आप देते रहे रिश्वत, फिर ऊपर जाके खुद ही भुगतिएगा, फिर यही कह सकते हैं। अच्छा जी। तो अच्छा ये देखिए, लोन्स टेंड टू बी लिंक टू कंडीशन दैट इन्वॉल्व वाइडर रीचिंग चेंजेस बीइंग मेड टू द इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑफ द रिसिपिएंट इकोनॉमी। लोन्स आप जब देते हैं ना, तो उसका मकसद क्या होता है कि जी ज्यादा बड़ा चेंज आए, पॉलिसीज भी अच्छी बने, इफेक्टिव बने, ताकि वो कंट्रीज जो रिसीव कर रहे हैं लोन को, वो उनमें वाकई ही विजिबल चेंज आए, वरना खाली लोन लेते रहें और फायदा ना हो। अच्छा। अब ये कि अगर हम देखें तो पॉलिसीज में हमारे पास प्राइवेटाइजेशन है। जो आपके ना ये जब लोन देते हैं ना, तो कुछ कंडीशन, जैसे मैंने बताया, लोन टेंड टू लिंक टू कंडीशंस। उन जब लोन देते हैं तो कुछ कंडीशंस लगा देते हैं, इसको बोलते हैं स्ट्रिंग्स अटैच्ड। कि आपको लोन दे रहे हैं लेकिन आपको ये काम करने पड़ेंगे। तो उसमें हो सकता है कि आपको प्राइवेटाइजेशन करनी पड़े, चाहे उससे अनएम्प्लॉयमेंट हो, लेकिन उन्होंने कहा प्राइवेटाइज करें। आप डी रेगुलेशन कर रहे हैं, चलें ये तो कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन ये भी, इसमें भी बुरी चीज आ जाती है। आप डी रेगुलेशन कर रहे हैं, चाहे इससे मोनोपोली और पावरफुल हो जाए। क्योंकि जब रेगुलेट नहीं करेंगे तो मोनोपोली तो अपनी मनमानी करेगी, प्राइस ज्यादा करेगी, क्वालिटी को लो करेगी, कंपटीशन को रिस्ट्रिक्ट करेगी। तो ये भी नुकसानदेह हो सकती है। लेकिन कंडीशन लग गई साथ, ट्रेड लिबरलाइजेशन, ये भी वो कह सकते हैं। और इसका नुकसान फायदे तो हैं, प्राइवेटाइजेशन के भी फायदे हैं, डी रेगुलेशन के भी फायदे हैं, ट्रेड लिबरलाइजेशन के भी फायदे हैं, लेकिन इसके नुकसान भी हैं। तो गवर्नमेंट को देखना है हमें ये करना है कि नहीं करना। लेकिन जब लोन्स के साथ ये कंडीशन लिंक्ड हो जाती हैं, तो फिर गवर्नमेंट के पास ऑप्शन नहीं होता। ट्रेड लिबरलाइजेशन का मतलब यही है ना, फ्री ट्रेड। तो फिर अगर आपकी इंडस्ट्री अभी प्राइमरी स्टेज पे है, तो वो तो तबाह हो जाएगी। वो तो मुकाबला नहीं कर सकती इंपोर्टेड आइटम से। आपके मुल्क में फिर अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगी। ठीक है जी। और ये कि वो कहते हैं जी आप मार्केट फोर्सेस पे छोड़ दें, मतलब बैरियर ना लगाएं, डिमांड सप्लाई पे चलने दें काम। तो उससे वो कंट्रीज जिनकी इंडस्ट्री बहुत वीक हैं, वो उनके लिए प्रॉब्लम हो सकता है। अच्छा। इससे एफिशिएंसी वैसे तो बढ़ भी सकती है, पोटेंशियल भी बढ़ सकता है, लेकिन अगेन वही मैंने बताया, डिपेंड करता है कि आप अभी किस स्टेज पे हैं, और क्या ये चीज़ आपको फायदा देने वाली है कि नहीं। अच्छा। इससे इनकम इनक्वालिटी भी आती है। ठीक है, क्योंकि आप अगर काम कर रहे हैं प्राइवेटाइजेशन, तो अमीर आदमी और अमीर हो रहा है, और गरीब की तो अनएम्प्लॉयमेंट, वो तो अनएम्प्लॉयड हो रहा है, उसकी तो जॉब जा रही है। ठीक है ना जी। तो ये है। और ये शायद काम मे नॉट वर्क इफ द प्रॉब्लम दैट इज होल्डिंग बैक डेवलपमेंट इज नॉट टू मच गवर्नमेंट इंटरवेंशन बट मार्केट फेलियर। यानी कि
अगर फर्ज किया कि इन सब में क्या हो रहा है, जरा गौर करो आप, ये जो सारी बातें लिखी हैं जो मैंने इसको हाईलाइट किया है, इन सब में वो चाह रहे हैं गवर्नमेंट इंटरवेंशन कम हो जाए। प्राइवेटाइजेशन देख लो, डीरेगुलेशन देख लो, ट्रेड लिबरलाइजेशन देख लो, मार्केट फोर्सेस को काम करने दे, गवर्नमेंट को कह रहे हैं आप अपना हाथ खींच लें। तो अगर प्रॉब्लम जो आई हुई है कंट्री में वो मार्केट फेलियर की वजह से आई हुई है, प्रॉपर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस नहीं है जिसकी वजह से सेविंग्स मोबिलाइज होकर इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट नहीं हो रही, अगर ये इशू है, तो गवर्नमेंट की इंटरवेंशन को कम करने के बावजूद भी कोई फायदा नहीं होने वाला, डेवलपमेंट नहीं होगी। इसका मतलब है जब कोई कंट्री जो है वो लो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की पोजीशन में है, तो आपको ये देखना है कि भाई वो किस वजह से है, वो गवर्नमेंट इंटरफेयर कर रही है इसलिए, या वो और रीजन है। अब मार्केट फेलियर की बात हम कर रहे हैं ना, अब मार्केट फेलियर तो गुड्स मार्केट में भी होता है, पड़ा आपने, लेबर मार्केट में भी होता है। आपके पास वर्कर्स को कोई ट्रेनिंग नहीं दे रहा, वर्कर्स तो चाहिए लेकिन ट्रेनिंग कोई नहीं दे रहा, तो आप कोई इंसेंटिव देंगे, या वो जो ट्रेनिंग सेंटर हैं वो किस बेसिस पे वर्कर्स को ट्रेन करेंगे, या वो प्राइवेट बिजनेसेस वर्कर्स को क्यों ट्रेन करेंगे? कोई तो उन्हें इंसेंटिव मिलना चाहिए ना। अच्छा, फाइनेंशियल मार्केट नहीं है, बता दिया आपको मैंने। तो अगर गवर्नमेंट इंटरवेंशन रीजन नहीं है तो ये पॉलिसीज काम नहीं करेंगी ऊपर वाली, क्योंकि ऊपर वाली जो पॉलिसी जितनी मैंने अभी हाईलाइट की है वो सारी गवर्नमेंट इंटरवेंशन को कम करने से रिलेटेड। तो अगर तो गवर्नमेंट इंटरवेंशन ज्यादा होने की वजह से गवर्नमेंट की माल प्रैक्टिसेस हैं, गवर्नमेंट करप्ट है, या गवर्नमेंट जो है वो इनएफिशिएंट है, फिर तो काम करेगी ये। उसमें भी वैसे नुकसान तो है, मैंने बताया, अदरवाइज ये काम नहीं करने वाली। तो ये लिमिटेशन में भी आप इन पॉइंट्स को एक्सपैंड कर सकते हैं, ठीक है जी। तो ये वी आर डन विद दिस। अब जो लास्ट चीज हमारे पास रह गई है वो है जी हमारे पास ग्लोबलाइजेशन। इस पर भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं, और कि ग्लोबलाइजेशन क्या होती है, आपको आइडिया तो है इसके बारे में, लेकिन अच्छा एक मिनट जरा ठहरे। ये वैसे हम कर सकते हैं, कल की क्लास में भी हो सकता है, तो चलें फिर ठीक है, अभी आज इतना ही रहने देते हैं। और ग्लोबलाइजेशन के चैप्टर को इंशाल्लाह उम्मीद है कि हम इसको कल ख़त्म कर देंगे, और फिर हम आपको इसके क्वेश्चन दूंगा करने के लिए, टॉपिक है, और फिर हम इंशाल्लाह ज़रा पेपर की तरफ भी आ जाते हैं। खुदा हाफिज़।